अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हैंड रेस करके मुझे बता दें, वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था या आपको होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दिए गए थे या जो भी प्रैक्टिस की आपने उसके अंदर किसी स्टूडेंट को कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस करें। जी रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी रिया। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस है, मैंने वो पूछने थे। जी जी पूछिए यार, बेटा पूछिए। सर सर जो हमने एवरेज रेट जब कैलकुलेट किया था उसमें टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, उसमें जो जी टैक्सेबल इनकम लेनी है जी सर, जी। वो सारे डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करने के बाद लेनी है या सिर्फ ज़कात माइनस करने के बाद जो आती है टैक्सेबल इनकम वो नहीं नहीं लेनी है? नहीं नहीं नहीं। सारा कुछ जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है ना, जिस अमाउंट के ऊपर, यस। ठीक है ना, यस सर। वो अमाउंट लेते हैं बेटा। ठीक है। ठीक है एवरेज सर। रेट, अगर क्वेश्चन एवरेज देखो फ्री आता है ना, जिस पर टैक्स कैलकुलेट है वही इनकम ले। अगर हमने टैक्स किसी और इनकम, किसी और फिगर पर कैलकुलेट किया और डिवाइड किसी और फिगर पर कर लेंगे, क्या वो रॉन्ग नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक हो गया। यस सर। सर अगर मेडिकल इम्बर्समेंट क्वेश्चन में दी है लेकिन उसमें मेंशन नहीं है कि ये एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो सर अगर तो फिर क्या हम उससे? उसको अज्यूम करेंगे इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और ऐसा ठीक। जब आता है ना, साथ लिख देना है आपने, क्या न्यूमेरिकल के अंदर लिखना है? मेडिकल, आप न्यूमेरिकल में लिखिए मेडिकल रिएम्बर्समेंट, आगे नील कर देना, नीचे लिख दो यस इसको सर। अज्यूमिंग इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर नहीं लिखा हुआ, अगर उसने कोई भी हिंट दिया हुआ ना कहीं, फिर आप ये एग्जाम्पशन लिख सकते हैं, फिर उसके मुताबिक ही करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। सर जो बेनोवलेट फंड होता है वो क्या प्राइवेट एम्प्लॉयज को मिल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से बिनोवलेंट फंड जो, वैसे में भी किसी प्राइवेट कंपनी ने भी अपना बिनोवलेंट फंड वो किया हो, लेकिन वो जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ 90 मिलेगा, 60 समथिंग वो है, उसी की तरफ से जो मिलेगा वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है। सर जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा सिर्फ वही एग्जाम्प्ट है हाँ, बस? उसके ऊपर उसने मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके ऊपर मेंशन किया हुआ, यहां से जो बिनोवलेंट फंड मिलेगा वही एग्जाम्प्ट है। ठीक है। बाज़ औक़ात आप देखते होंगे, शायद आपको पता हो, सीए के अंदर भी कुछ दोस्त आके बिनोवलेंट फंड जो स्कॉलरशिप उसके फॉर्म साइन करवाते हैं कॉलेज से, ये वही है बिनोवलेंट। ये देखिए, ये जो उसकी है ना, प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल एम्प्लॉय बिनोवलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 96, जो भी इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है और उस यस सर। वो एग्जाम। ठीक है। सर सर जो प्राइवेट एम्प्लॉयज का भी अगर उनको मिलेगी तो हमने उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड करना है? ऐड करना है, अगर वो इसके तहत नहीं मिलती, मे भी वो कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए खुद कह दे प्राइवेट एम्प्लॉय था कोई, इसको मिल गया लेकिन इसके तहत मिल गया, उस सूरत में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है नॉर्मल, सर। हाँ। हमने ये देखना है, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर बताया सेंट्रल एम्प्लॉय बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट के तहत मिला है, फिर एग्जाम्प्ट है। अगर इसके अलावा किसी भी तहत मिला तो वो क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये चीज आप इन शॉर्ट रखें। ठीक है सर, यानी कि फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिला है लेकिन इसके तहत नहीं मिला तो वो भी फिर टैक्सेबल होगा? वो भी टैक्सेबल। ठीक है। ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा कर सकता है कि अगर प्रोविडेंट फंड में वो रेट ना दे, सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट दे दे? फिर उस सूरत में वो टोटल बैलेंस देगा आपको, ताकि आप रेट निकाल सको। ठीक है। ठीक है सर। सर अगर उसने बैलेंस ना दिया तो क्या हम एम्प्लॉयर नहीं, अच्छा कंट्रीब्यूशन फॉर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू से? नहीं, अब क्वेश्चन इज दैट उसने वो बैलेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है। यस इंटरेस्ट सर। दिया है, अब आपको इंटरेस्ट का किस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे? लेट उसने कहा इंटरेस्ट टोटल 45,000 है। ठीक है। और उसने कोई बैलेंस भी आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया। नहीं दिया। नहीं दी। अब अगर बैलेंस दिया होता तो हमने उसका 16% कंपैरिजन करना था, एम आई राइट? यस सर। लेकिन आप देखते हो उसका जो बेसिक सैलरी का 1/3 है ना, वो लेट 1.5 लाख आया था। बेसिक सैलरी का 1/3 1.5 लाख है। तो इस सूरत में आपको पता है, अगर वो 16% नहीं भी दिया, 1.5 लाख उस 45,000 से ज्यादा है, ये सारे ज्यादा क्या हो रहा है? एग्जाम्प्ट। मैं भी उस सूरत में यस सर। वो हमारे लिए इनरेलेवेंट हो जाए, लेकिन वो जहां भी हो साथ 16% या क्यूमुलेटिव बैलेंस देगा या रेट देगा या कुछ ना कुछ देगा कैलकुलेशन।
ठीक है ठीक सर। सर अगर उसने ना दिया तो हम उसको फिर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस से कंपेयर कर देंगे। जी, उससे कंपेयर कर देंगे, नहीं है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। यस सर, ठीक है। सर अगर तो एम्प्लॉय की जो मेडिकल रिइंबर्समेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी से हो रही है वो और एग्जाम्प्ट एम्प्लॉय एग्जाम्प्ट वो भी एग्जाम्प्ट है। जी, ये ठीक है मैं सर। याद होगा जब हमने अदर बेनिफिट्स पढ़ा था, वहां ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें वो यस मेडिकल सर। अलाउंसेस वाला, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाला, और एनी अदर बेनिफिट विच फॉर विच एम्प्लॉय हैज नो एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट, याद आया, ये उसके अंदर मैंने आपको बताई यस थी। सर, ओके। ठीक है। ओके। सर अगर हमें क्वेश्चन में से नोटिफाई नहीं किया कि ये जो जब जो हमने पढ़ा 53 का ए क्लॉज 1 ये उसमें लिखा था करेगा कि जो भी वो वो नोटिफाई करके क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अंदर ये चीजें बताएगा, क्योंकि देखो अगर नहीं बताएगा फिर इसका ट्रीटमेंट तो हो गया ओपन एंडेड। ठीक है, हमारे यस सर। हमारी डिस्क्रिप्शन, हमारी चॉइस के ऊपर आ गया कि हमने इसको क्या अज्यूम करना है, उस तरह ट्रीट करना है। इसलिए अगर वो नहीं बताता है, अजम्पशन लेनी है, उसको सोल्व कर देना है। अगर वो बताता है तो फिर उसी तरह करना है। ठीक है। ठीक है सर। सर और सर अगर टैक्स फ्री जो सैलरी थी अगर सर वो कम्प्रीहेंसिव न्यूमेरिकल में उसका पूछे तो टैक्स फ्री सैलरी को हम कैसे फिर करेंगे कम्प्रीहेंसिव न्यूमेरिकल में। अगर वो कंप्रीहेंसिव न्यूमेरिकल के अंदर आपको मैं कहता हूं, अगर उसने टैक्स फ्री सैलरी का पूछा है, और टैक्स फ्री सैलरी वो किसके रेलिवेंट कह रहा है, बेसिक सैलरी के ऊपर कह रहा है, ये सारे के सारी सैलरी जो मिली है उसको एम्प्लॉयर से, उसके ऊपर कह रहा है, तो अल्टीमेटली वो यस सर। बेसिक सैलरी के लिए हमें बताएगा, बेसिक सैलरी के लिए हमें बताएगा वो सारे के सारी एम्प्लॉयर ने पे करनी है, या जो उसकी बनती है नॉर्मल एम्प्लॉयर ने, बाकी वो आप पे करेगा। मतलब ग्रोसअप करना है या नहीं करना है, ये इस चीज के हवाले से हमें थोड़ा बहुत आपका उसके अंदर बताएगा न्यूमेरिकल के अंदर। ऐसे ही है बेटा। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, देखो बेसिक जो कंपनी न्यूमेरिकल होगा उसमें सैलरी का पोर्शन होगा, लेट अदर सोर्स का होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का होगा, ठीक है, कैपिटल गेन भी आ सकता है, और प्रॉपर्टी भी आ सकता है। ये यस सर। कंप्रीहेंसिव न्यूमेरिकल में यही होगा ना, ये सारी चीजें आ सकती यस हैं। सर। हमने उसके लिए जो वर्किंग करनी है, हमेशा याद रखना, एम्प्लॉयर ने हमारा बेनिफिट पे करना है सैलरी के ऊपर, उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं वो मेरी कैपिटल गेन प्रॉपर्टी इनकम अदर सोर्स है या नहीं है, उसने उसके नहीं है। ऊपर नहीं मुझे देना। अब अल्टीमेटली जो इधर मैं अपनी वर्किंग करूं, इधर जो मेरी टैक्सेबल इनकम ये टोटल बनेगी, उसमें तो सैलरी भी आएगी, अदर सोर्स, बिजनेस, सारा कुछ लगेगा, ऐसे ही है। फिर टोटल इनकम यस सर। आएगी, इसमें से लेस होगी जक़ात, फिर टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर रेट लगेगा हमारा। ठीक है, ये जो फिगर यस सर। आएगी इसके ऊपर रेट लगेगा। अब इस सूरत में जो एम्प्लॉय बेनिफिट या टैक्स फ्री सैलरी है, हमने जो इधर सैलरी का पोर्शन बनाया ना, उस सैलरी के पोर्शन की वर्किंग करेंगे। हमने पहले भी यही किया था, एग्रीड। यस सर। उस सैलरी के पोर्शन की वर्किंग करके सिर्फ सैलरी वाले पार्ट का टैक्सेबिलिटी निकालेंगे। बात क्लियर। अब ये जो यस सैलरी सर। वाली पार्ट की टैक्सेबिलिटी निकली, अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा है, इसको सारे का सारा एम्प्लॉयर ने पे करना है या एम्प्लॉय ने। अगर सारे का सारा एम्प्लॉयर ने पे करना है, हर चीज एम्प्लॉयर पे करेगा, तो इसको ग्रोसअप कर देंगे या डायरेक्ट ऐड कर। इसका मतलब दोनों में से जो फिगर आई है या वो निकलेगी या ग्रोसअप करेंगे। इसके बाद जो फाइनल फिगर आएगी वो फिगर हमने फिर इस सैलरी में ऐड करनी है। एम आई राइट। यस सर। इसको ऐसे ही ऐड करेंगे। अब असल में अगर ये सैलरी नीचे वाली चीजें ना होती, तो ये जो हमारी यहां से ग्रोसअप किया होता वही हमारी नेट टैक्स पेएबल और नील हो जाता। एग्रीड। यस सर। यस सर। अब क्योंकि एम्प्लॉयर ने सिर्फ हमें सैलरी के ऊपर देना, मेरी अदर सोर्स इनकम भी है, अब वो मेरी अदर सोर्स इनकम का टैक्स तो नहीं देगा, मैं तो अपना बिजनेस भी कर रहा हूं, उसका टैक्स वो क्यों देगा, वो तो मैंने ही देना है। तो उस सूरत में अब टैक्स वाले क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी इधर कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेबिलिटी। अब इसमें से लेस हो जाएगा जो ग्रोसअप की हुई या एम्प्लॉयर ने पे किया ना अमाउंट, वो एम्प्लॉयर का पेमेंट अमाउंट लेस हो जाएगी और रिमेनिंग पेएबल आ जाएगी। ये पेएबल कौन सी अमाउंट है, उसकी अदर सोर्सेज के रेल। क्लियर हो गया यस रेहान। सर। अगर सिर्फ यस सर। सैलरी होती पेएबल नहीं लाता, ठीक है, क्योंकि सैलरी के अलावा यस सर। अदर चीजें भी है। अब पेएबल आएगा वो उसकी सैलरी का पेएबल नहीं, वो अदर सोर्सेज का है। हमने टोटल टैक्सेबिलिटी निकालनी, उसमें से जो एम्प्लॉयर ने ऊपर पे किया वो लेस कर देंगे बस। क्लियर। ठीक है सर। यस सर। सर अगर एम्प्लॉयर के मैं तो सैलरी जो टैक्स है उसमें से सिर्फ 1 लाख पे करना है तो सिर्फ और सिर्फ हम 1 लाख ऐड करेंगे तब फिर टैक्स हाँ, लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। अगर वो कहेगा 1 लाख पे करना है मैंने, इसका मतलब
हमें क्या ये कैलकुलेशन की जरूरत है? नो सर। नहीं जरूरत। हाँ, इसको यस। जरूरत हो सकती है, उसकी रीजन मेरी बात सुन। उसने कहा मैं मैक्सिमम 1 लाख तक करूंगा। मैं इधर कैलकुलेशन करता हूं, मैं इधर कैलकुलेशन करता हूं, मेरी कैलकुलेशन। टैक्सेबिलिटी बनती है 70,000 रुपया। तो एम्प्लॉयर मेरा 70,000 पे करेगा या 1 लाख पे करेगा? 70,000। तो इसका मतलब ये वर्किंग सिर्फ करनी पड़ेगी इस चीज को चेक करने के लिए कि अमाउंट 1 लाख से ऊपर है या 1 लाख से कम है। अगर तो 1.5 लाख हमारी टैक्सेबिलिटी बनी, उसने तो 1 लाख पे करना, हम 1 लाख अपने बेनिफिट में ऐड कर देंगे। लेकिन यस अगर सर। लिबिलिटी बनी 80,000 रुपया, तो उसने 1 लाख नहीं 80,000 पे करना, फिर 80,000 हमारी लिबिलिटी बनी। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सर उसके लिए सर अगर ग्रोसअप नहीं एम्प्लॉय, करना, उसके लिए ग्रोसअप नहीं होगी कोई चीज। ठीक है सर। सर अगर एम्प्लॉयर के मैं हाफ अमाउंट पे करूंगा टैक्स की, तो हमने हाफ अमाउंट ऐड करनी है, उसको भी ग्रोसअप हाफ, नहीं करना फिर? यस, उसको भी ग्रोसअप। ग्रोसअप हमें सिर्फ तब करना है जब एम्प्लॉय के मैंने सैलरी में 1 रुपया टैक्स नहीं देना। ठीक है, ठीक है सर। उस वक्त यस सर। ग्रोसअप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब लाजमी बात नहीं है, एम्प्लॉय का ठीक है, जो मैं ऊपर वाली अमाउंट बनेगी मैं पे कर दूंगा। उस सूरत में जो भी एम्प्लॉयर, असल में फिर कौन सी प्रोविजन आई थी है, एम्प्लॉय का बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट? ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉयर पे करता है वो हम टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दें, लेकिन उसके लिए वर्किंग सेपरेट करनी की पड़ती है। ठीक है। यस सर। ओ, यस सर। सर अगर सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स का न्यूमेरिकल बनेगा, तो वो उसका भी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल बन सकता है या नहीं, या उसका सेपरेट न्यूमेरिकल ही बनेगा बस? उसका ज्यादा चांसेस सेपरेट न्यूमेरिकल का है। अगर कंप्रीहेंसिव न्यूमेरिकल बनता भी है, कंप्रीहेंसिव न्यूमेरिकल बनता यस भी है, सर। तो हमने सैलरी इनकम एरियर ऐड कर लिए जिस यस सर। तरह। यस उसके बाद सर। जब टैक्स लिबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उस वक्त 2 ऑप्शन लेने हैं। ठीक ठीक हो? है सर। ओके। यस सर। और थैंक यू सर। जिस तरह गोल्डन शेक हैंड में करते थे टैक्स लिबिलिटी कैलकुलेट करते हो, याद आया? यस सर। यस उस सर, आ गया सर समझ। उस तरह करेंगे। ठीक है जी। ठीक है मोहम्मद सर। अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से कुछ पूछना था आपसे। हाँ हाँ, पूछे बेटा, बिल्कुल पूछे। सर उसमें ना वो 2 लाख लेता है घर के लोन के लिए, और उस पर 6,000 वो पे करता है इंटरेस्ट। हम्म। सर वो सोल्यूशन में ना इसको लेता नहीं है, वो कहता है कि ये कंडीशंस नहीं पूरी कर रहा इसको, इसलिए हम डिडक्ट नहीं करेंगे आ, टोटल इनकम में। 1 मिनट, ये मेरे पास और क्वेश्चन ये नंबर। उसमें assumption दी हुई है। अच्छा अच्छा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, ये कौन से नंबर वाला पॉइंट है? यही क्वेश्चन है ना जो मेरे पास है ओपन हुआ हुआ, देखे जरा। नहीं सर, मिस्टर मुश्ताक सर, क्वेश्चन बैंक का है। ओके क्वेश्चन ओके। की। मैं अभी अभी मेरा बेटा ये वाला ठीक हो जी गया। सर, और बिल्कुल लास्ट लाइन सर इसकी। इसकी लास्ट लाइन मैं भी देखता हूँ। द ये बट हाउस लोन टेकन बाय मिस्टर मुश्ताक रुपीज टू 2 लाख, इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज दिस। अब देखिए, यहाँ उसने हाउस रेंट जो लोन है, अब यहाँ पर 2 assumption आ सकती है बेटा। यहाँ पर उसने क्वेश्चन को छोड़ दिया ओपन एंडेड। यहाँ पर क्वेश्चन को क्या छोड़ दिया? ओपन एंडेड। यस सर। ओपन एंडेड कैसे छोड़ा? मैं अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूमिंग दैट दिस हाउस रेंट, ये जो हाउस के लिए मैंने लिया है अपना लोन, ये लोन मैंने किससे लिया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया। अगर मैं इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अज्यूम कर लेता हूं, फिर ये जो मेरा होगा क्या, इसके ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो मेरी डिडक्शन अलाउड। लेकिन अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं करता अज्यूम, तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा मेरा? इसमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। जी सर। ठीक तो है। सर फिर अगर हम इसको assumption दे दें कि अजम्पशन उसने दे, किया। अजम्पशन दे के करना पड़ेगा। मतलब ये एक मैं सोल्यूशन निकालता हूं अभी। आप इसका मैं सोल्यूशन निकालता हूं, मैं बताता हूं। ये आ गया। अगर वो यहां टैक्सेबल इनकम के पास लिखता प्रॉफिट ऑन डेट, और नीचे उसने लिखना था अज्यूमिंग दैट दिस लोन इज टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर हाउस। ठीक हो गया? जी सर। फिर वो अलाउ कर सर सकते हो। उसने वो जो हमने आप देखो, प्रॉफिट। नो डिडक्शन अलाउंस ऑन द प्रॉफिट व्हिच हैज बीन कंप्यूटेड ऑन द अजम्पशन दैट। अब यहां पर भी उसने क्या अजम्पशन लिया? अजम्पशन लेके किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं थी। मैं कहा जब क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, फिर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपने आंखें बंद करके ऑप्शन नहीं कर देना। आपने जो ऑप्शन करना है उसकी अजम्पशन दे के करनी है।
क्लियर? जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन किसी भी और स्टूडेंट का? सैलरी में से कोई क्वेश्चन होमवर्क में मिला था? जी आतिफ ने। आतिफ अपने आप को बेटा अनम्यूट करें। जी सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही बच्चे। जी सर, वो ना आपने जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था ना, इसका ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम में था, मिस्टर एहसान वाला। होमवर्क ओके, मैं भी जाता हूँ। नोट्स के अंदर है ना वो? नोट्स के अंदर है सर। मैं भी चले जाता हूँ। आतिफ वेट सिर्फ ये वाला। जी पूछे जी बच्चे, सर, ये पूछे बेटा। सर इसके लास्ट में इसने एक नोट दिया हुआ है, चार्जेबल गेन वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3/4 इफ द अबव शेयर्स डू नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये नोट दिया गया है इसके रेलेवेंट। एग्रीड? जी सर बिल्कुल। ये क्या है इधर लिखा हुआ? ये कौन सा गेन लिखा है उसने? कैपिटल गेन सर। कैपिटल गेन। एग्रीड? तो हमने जी कहा सर। था, हमने उस दिन कहा था सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ ये प्रॉफिट कैपिटल गेन होता है, इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ जाके पढ़ेंगे? कैपिटल गेन वाले गेन। चैप्टर में। ये उसने इंफॉर्मेशन लिख दी। जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बात फौरन आधे मिनट में समझ लग जाएगी उसने क्या लिखी है। अभी मैं इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं, उसके ये कैपिटल गेन के रेलेवेंट बात लिख है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये इसके ऊपर, ये सिर्फ कैपिटल गेन के ऊपर एप्लीकेबल है, इसलिए उसने वो लाइन लिखी। जी सर ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आपका? आज का जो हमारा चैप्टर बच्चे स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है टैक्स क्रेडिट का। कौन सा चैप्टर? टैक्स क्रेडिट। ये हमारा चैप्टर आज न्यू स्टार्ट हो रहा है। ये टैक्स क्रेडिट अप्लाई कहां पर जाके होता है? न्यूमेरिकल के हवाले से फिर हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था अभी तक, हम न्यूमेरिकल के अंदर क्या करते हैं बच्चे? सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लेते हैं, जो हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा सैलरी इनकम की कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल का एक पार्ट। इसमें अदर्स इनकम भी आती है, लाइक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कैपिटल गेन, ये भी पढ़ेंगे। बिजनेस, ये भी पढ़ेंगे। क्लास में आती है अदर सोर्स, जो और यहां से हमारे पास आती है फिर टोटल इनकम। ये चीजें अभी हमने पढ़नी है, लेकिन आप समझे सैलरी की ही हम टोटल इनकम ले रहे हैं। फिर इसमें से लेस करते हैं हम बच्चे ज़कात, हमारे पास आती है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, फिर इसमें से लेस होते हैं डायरेक्ट डिडक्शंस। डायरेक्ट डिडक्शंस में कौन कौन सी चीजें आती है? नंबर 1, डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस। नंबर 2, प्रॉफिट ऑन डेट फॉर हाउस, जो फाइनेंशियल, किसी फाइनेंशियल हमने इंस्टीट्यूशन से लिया हो, प्रॉफिट ऑन डेट। नंबर 3, चिल्ड्रन फीस। नंबर 4, WWF। नंबर 5, WPPF।
ये करने के बाद यहां से फिर ये लेस करते हैं इन सबको हम, और यहां से हमारे पास आता है टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर, जो भी होता है बेटा वो आ जाता है। फिर इस इनकम के ऊपर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। और फिर इस टैक्स लायबिलिटी से हम लेस करते हैं ऑलरेडी टैक्स पे या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और हमारे पास टैक्स पेएबल आएगा। ये वो सीक्वेंस। अब हमने पढ़ा हुआ है कि हमें सैलरी या किसी चीज से कुछ डायरेक्ट डिडक्शंस अलाउ नहीं होती, जैसे, और कुछ चीजें ऐसी है जो हमें टोटल इनकम से एज अ डायरेक्ट डिडक्शंस अलाउ है, जिसमें डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, प्रॉफिट ऑन डेट फॉर हाउस लोन के लिए, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चिल्ड्रन फी, WWF, WPPF, ये दो लास्ट वाले दो सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस की सूरत में। ये वो चीजें जो हम डायरेक्ट अपनी इनकम से लेस करके इनकम को रिड्यूस करते हैं, फिर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह टैक्स वालों ने कुछ एक्सपेंसेस, टैक्स अथॉरिटी ने सम एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स ऐसी है कि जिसके अगेंस्ट अगर एम्प्लॉय या कोई पर्सन इन एक्सपेंसेस के अंदर इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्टमेंट करता है कहीं, तो टैक्स वाले उसको डायरेक्ट डिडक्शंस तो नहीं देते, मतलब यहां फॉल नहीं करवाते, लेकिन उनको क्या देते हैं, टैक्स क्रेडिट देते हैं। अब क्वेश्चन अराइज हुआ टैक्स क्रेडिट क्या? टैक्स क्रेडिट से मुराद ये है जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो इस टैक्स लायबिलिटीज में से कुछ चीजों की हमें क्रेडिट्स मिलेंगे, हमें मुआफी मिलेगी कि आप इसके ऊपर टैक्स इतना ना दें। तो वो जो मुआफी, वो जो कमी या क्रेडिट्स हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद मिलेंगे, उसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, ये टैक्स क्रेडिट, ये माफी किस लिए दी जा रही है? इसलिए दी जा रही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ स्पेसिफाइड चीजों के अंदर पर्सन इन्वेस्ट करे या वहां एक्सपेंस करे, तो वहां एक्सपेंस या इन्वेस्ट करने के लिए, और जब टैक्स क्रेडिट लोगों को देती है तो लोगों को नजर आता है कि अगर मैं इधर एक्सपेंस करूंगा या इधर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे टैक्स के अंदर रिलीफ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उस तरफ अपने पैसों को इन्वेस्ट या एक्सपेंस करता है। ये जो एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट है, ये हमें डिडक्शंस डायरेक्ट नहीं मिलती। मैं बार बार कह रहा हूं, डायरेक्ट डिडक्शन से मुराद क्या है? टोटल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम डायरेक्ट लेस करते हैं, फिर हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। ये वो है जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली जाती है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद टैक्स लायबिलिटी के अंदर हमें क्रेडिट्स मिलते हैं, हमें कमी मिलती है। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ओके, अब एक पर्सन के लिए कौन कौन से टैक्स क्रेडिट है? नंबर 1, डोनेशन टू अप्रूव या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। जो हमने पहले पढ़ा था वो डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, और हमने जब भी क्वेश्चन किया हमने हर क्वेश्चन में बताया ₹50,000 मिस्टर हमीद, मिस्टर अलीम कंट्रीब्यूट ₹50,000 टू अ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। वर्ड स्पेसिफाइड लगता है। इसी तरह डोनेशन है टू अप्रूव्ड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर ये वो डोनेशंस है, अगर हम इसको 50,000 या 60,000 डोनेट करेंगे तो इस डोनेशंस के ऊपर हमें टैक्स डायरेक्ट डिडक्शंस नहीं मिलेगी जैसे स्पेसिफाइड में मिलती थी, लेकिन इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नंबर 1।
नंबर 2 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शेयर्स कौन से, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, कौन से, पब्लिक कंपनी या सुकुक, तो उस सूरत में भी हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। या और इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके ऊपर भी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके अगेंस्ट हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आप नोट करें, मैंने पॉइंट 2 में दोनों, पॉइंट 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन पब्लिक कंपनी और सुकूक, और इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उनको एक ही नाम दिया है, मतलब पॉइंट 2 नाम दिया है, वो उनको सेपरेट सेपरेट नहीं लिखा। उसकी रीजन ये है, एक वक्त में इन दोनों में से एक टैक्स क्रेडिट मिलेगा, एक वक्त में इन दोनों में से सिर्फ एक टैक्स क्रेडिट मिलेगा, या तो इन्वेस्टमेंट शेयर मिलेगा या इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा। इसका मतलब अगर किसी पर्सन ने एक साल में दोनों में इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर भी उसको इन दोनों में से सिर्फ एक पर मिलेगा, एक पर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको सिर्फ पॉइंट 2 लिखा है। वो किसको दिया जाएगा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सेपरेट टैक्स क्रेडिट है। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव होना जरूरी है। नंबर 5, एओपी टैक्स क्रेडिट। नंबर 6, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसके बाद कुछ और भी टैक्स क्रेडिट है, वो टैक्स क्रेडिट अल्टीमेटली पर्संस को मिलेंगे, लेकिन उनको मिलेंगे जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कर लेंगे फिर उनको डिस्कस करेंगे, अभी उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ये वो टैक्स क्रेडिट है जो एक आम पर्सन जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ना भी हो, मतलब सैलरी इनकम हो या कोई और इनकम हो, उस सूरत में अगर यहीं पर कोई चीज आती है तो उन्हें इनके रेलेवेंट टैक्स क्रेडिट मिलते हैं। नंबर 1 टैक्स क्रेडिट डोनेशन टू अप्रूव या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। दूसरा टैक्स क्रेडिट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी और सुकुक, और इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा। मे भी एक साल में अगर सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उस पर मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर अगर सिर्फ शेयर्स है तो शेयर्स पर मिल जाएगा, लेकिन अगर एक साल में दोनों आ गए तो दोनों में से किसी एक को टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। नंबर 3 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बिल्कुल सेपरेट टैक्स क्रेडिट है। नंबर 4 इन्वेस्टमेंट अप्रूव पेंशन फंड। नंबर 5 एओपी टैक्स क्रेडिट, और नंबर 6 फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये टैक्स क्रेडिट तब भी मिलेगा जब इसके अंदर से कोई इन्वेस्टमेंट होगी इनमें से किसी में, या कोई और हमारी इनकम आएगी किसी जैसे एओपी के हवाले से। लेकिन अगर हमने कहीं पर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की तो हम कहे विदाउट इन्वेस्टमेंट की हमें अप्रूव या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का टैक्स क्रेडिट मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोनेशन टू अप्रूव्ड और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये पढ़ने से पहले सबसे पहले एक मैं डिस्कस आपसे करूंगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। हमारे जितने भी ये मतलब अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट पब्लिक शेयर्स, नंबर 3 इसके अंदर अगर हम कहें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नंबर 4 पेंशन फंड, इन सब में जितने भी हमें टैक्स क्रेडिट मिलेंगे वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मिलेगा।
आपको याद होगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट ऑफ टैक्स पढ़ा था। लेकिन इस डोनेशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एवरेज रेट ऑफ टैक्स तो लगेगा, सिर्फ करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका लगेगा, करंट ईयर का एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ये कैसे निकलेगी, टैक्स लिबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल, ये करंट ईयर की आएगी। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये डिस्कस भी करूंगा कैसे है। इसका मतलब एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स लिबिलिटी फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। यहाँ जो टैक्स लिबिलिटी लेनी है वो हमारी जो रेट निकालने के बाद अप्लाई करने पर जो टैक्स लिबिलिटी डायरेक्ट निकलती है हम वो लेंगे। इस टैक्स लिबिलिटी में से कोई हमने वो लेस नहीं करना जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम कह दे अपना कोई टैक्स क्रेडिट लेस की हुई अमाउंट नहीं लेनी। मतलब लेट अगर मेरे पास इनकम आ रही है, अगर मेरे पास इनकम आ रही है, अज्यूम करते हैं 9 लाख, और इस 9 लाख के ऊपर मैं टैक्स लिबिलिटी कैलकुलेट करता हूं तो वो मेरे पास आ जाती है 15,000। ये 9 लाख कैसे आई, ऊपर सैलरी सबको जमा किया, उसमें से लेस ज़कात की, लेस डायरेक्ट डिडक्शंस की जिसमें स्पेसिफाई इंस्टीट्यूशंस वो चीजें थी, वो लेस करने के बाद मेरे पास ये 9 लाख आई जिसके ऊपर मैंने टैक्स लिबिलिटी 15,000 कैलकुलेट कर दी। अब ये टैक्स लिबिलिटी के अंदर अगर कुछ अमाउंट हमारी पे भी हुई है ना, वो हम लेस इसमें से कर देंगे, जैसे लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लेस कर देते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो में भी आया था 3,000, पेबल कितनी आ गई 12,000। लेकिन जो हमने एवरेज के लिए लेनी है, हमने टोटल टैक्सेबिलिटी लेनी है जो ऑलरेडी पे हो चुकी है, उसको लेस नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज रेट के लिए हमने जो टैक्सेबिलिटी लेनी वो क्या आएगी बेटा, हमारी 15,000 आएगी, 12,000 नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, 15,000 ग्रोस टैक्सेबिलिटी डिवाइडेड बाय ये कितने पे लगी है, 9 लाख के ऊपर, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, या ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेट, एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया। Any question up to here? Okay. अब हम पढ़ते हैं डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशंस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। उस सूरत में जो हमें टैक्स क्रेडिट की अमाउंट मिलेगी मैक्सिमम, अल्टीमेटली हमने कैसे टैक्स क्रेडिट लेना है, हमने टैक्स क्रेडिट लेना है एवरेज रेट, जो रेट होगा मल्टीप्लाई बाय कोई ना कोई यहाँ अमाउंट है। मैं अज्यूम करता है एवरेज रेट है मेरा 10% मे बी, और यहाँ पर जो अमाउंट आती है मेरी वो अमाउंट आती है लेट 50,000। तो मैं क्या करूंगा, 50,000 10% ऑफ 50,000, ये आ गई मेरी 5,000। ये अमाउंट क्या कर दूंगा, अपनी टैक्स लिबिलिटी से लेस कर दूंगा, अपनी टैक्स लिबिलिटी से लेस कर दूंगा। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट कैसे ली जाएगी, ये अमाउंट कैसे ली जाएगी। अब अल्टीमेटली अगर हमने डोनेशन दी है टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव इंस्टीट्यूशन, तो उसके अगेंस्ट हमने कोई ना कोई अमाउंट पे की है, वो डोनेशन की एक्चुअल अमाउंट हमारे पास होगी। टैक्स वाले कहते हैं वो जो अमाउंट है आपने लेनी है, नंबर 1 एक्चुअल, जो एक्चुअल आपने डोनेट की है, नंबर 2 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम है हमने उसके ऊपर अपनी टैक्स लिबिलिटी कैलकुलेट करनी है। मतलब एक्चुअल लेट अज्यूम करें 5 लाख है और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम हमारी आती है बच्चे में भी 3 लाख, तो हमें 5 लाख के ऊपर नहीं मिलेगी, हमारी जो अमाउंट टैक्स क्रेडिट के लिए होगी एलिजिबल वो होगी 3 लाख। लेकिन अगर इससे उल्ट हमारी एक्चुअल अमाउंट यहां पर करते हैं हम 2 लाख रुपया और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, तो उस सूरत में क्या होगा, हमें 3 लाख पर नहीं, किस पर मिलेगी, 2 लाख पर मिलेगी, क्योंकि वो कम है।
एनी क्वेश्चन अप टू हियर? कोई क्वेश्चन नहीं? एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। मिस्टर अलीम has salary income of रुपीस 9,50,000. Zakat paid is equal to 20,000. Donation to specified institution 30,000. और नेक्स्ट आगे डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज इक्वल टू 2 लाख. कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लिबिलिटी ऑफ मिस्टर अलीम. छोटा सा न्यूमेरिकल है, हम लेते हैं मिस्टर अलीम. बेसिक सैलरी आ गई इसकी बेटा 9 लाख की, 9,50,000. यही इसकी टोटल सैलरी बन जाएगी. लेस ज़कात आ गया 20,000. 9,30,000 हमारी आ गई टैक्सेबल सैलरी. अब इसमें से लेस करेंगे जो डायरेक्ट डिडक्शंस है, सिर्फ डायरेक्ट डिडक्शन लेस करनी है हमने. डायरेक्ट डिडक्शंस के अंदर क्या आती है बेटा हमारे पास? इसके अंदर आ रही है हमारे पास डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन यहां पर नहीं लेना, तो लेस करेंगे डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस. दैट इज नंबर 1 20,000, सॉरी 30,000. नंबर 2 क्या? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम. 30% ऑफ 9,30,000. अब 9,30,000 का 30% लेते हैं हम. वो आ गया 2,79,000. विच एवर इज लोअर, रुपीज 30,000 इज लोअर, तो हम 30,000 क्या कर देंगे इसमें से लेस कर देंगे. अब हमारे पास जो इनकम रह जाएगी जिसके ऊपर हमने टैक्स लिबिलिटी कैलकुलेट करना, दैट इज 9 लाख. यहां तक किसी बच्चे का क्वेश्चन तो है इसका? कोई क्वेश्चन नहीं. अब हम चलते आगे. अब इस 9 लाख के ऊपर हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी. रेट लगाया, रेट लगा के देखा, टैक्स लिबिलिटी आ गई हमारे पास 15,000. अब इस पर बच्चे कैलकुलेशन करेंगे हम किस चीज की? डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा. डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का टैक्स क्रेडिट मिलेगा. हम कैसे लेंगे वो? हम लेंगे लेस डोनेशन टैक्स क्रेडिट फॉर डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. अब उसके लिए क्या करना है हमने? सबसे पहले एवरेज रेट निकालना है. एवरेज रेट वो कैसे निकलेगा? टैक्स लायबिलिटी कितनी थी हमारे पास? 15,000. 15,000 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 9 लाख. हमने इसकी ऊपर वाली अमाउंट नहीं ली जिस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, वही इनकम ली है. जिस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हुई वही इनकम है. मल्टीप्लाई बाय अमाउंट. ये जो अमाउंट कैसे निकलेगी इसका उसने बताया है. दैट इज एक्चुअल. एक्चुअल कितना है बेटा? 2 लाख. और नंबर 2 क्या है? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम का 30% क्या है बेटा? वो हमारा है यहां पर 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो लेनी है वो 9 लाख नहीं लेनी, वो क्या लेनी है? 9,30,000 लेनी है, जो जिसके ऊपर हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का भी 30% दिया. मतलब इस चीज के लिए 9 लाख नहीं आना,
क्या आएगा 9,30,000 वो करने से पहले, डिडक्शन से पहले वाली का 30% लेना है कंपैरिजन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर बस, दैट इज 2,79,000 विच एवर इज लोअर, वो हमारे पास क्या आ गया 2 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने विच एवर इज लोअर लेना है तो 2 लाख के ऊपर हमारी क्या आएगी, टैक्स क्रेडिट आएगा। अब हम क्या करेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, एवरी रेट ऑफ टैक्स आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा 3,333 रुपए। तो इसमें से मैं लेस कर दूंगा 3,333 रुपए, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे, रिमेनिंग मेरे पास आ जाएगी टैक्स पेबल 11,667, 11,667 रुपए मेरा रिमेनिंग पेबल हो। अगर कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होगा या एम्प्लॉयर ने कोई टैक्स काटा होगा, अब इसके बाद यहां से लेस कर दो, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या बाय द एम्प्लॉयर। क्वेश्चन के अंदर नहीं था, मैं अज्यूम करता हूं उसने 5,000 काटा है, मैं अज्यूम करता हूं उसने 5,000 काटा है, तो अब क्या निकल आएगा 6,687 रुपए टैक्स पेबल। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? क्लियर है सबके लिए? थम्स अप कर दे जरा मुझे। ओके बेटा, अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लेड आउट डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर डोनेशन मेड टू अप्रूव इंस्टीट्यूशंस। ये आपने इसको बेटा घर से एक दफा सारा रीड आउट करना है। टैक्स क्रेडिट, ये जो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस है ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं डायरेक्ट डिडक्शन के तौर पर, डायरेक्ट डिडक्शंस। अब वो क्वेश्चन के अंदर जब भी देगा वो आपको बताएगा कि वो स्पेसिफाइड को डोनेशन दे रहा है या चैरिटेबल या अप्रूव को दे रहा है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट फर्क है। A tax credit at every rate shall be allowed to a taxpayer if he has made any donation during the tax year. A tax credit shall be allowed only if the following conditions are fulfilled. अब यहाँ कुछ conditions भी, हम उस conditions को पढ़ते हैं। The donations made during the year, मतलब जिस साल हमने टैक्स क्रेडिट लेना है उसी साल डोनेशन हुई। ये ना हो 2019 में मैंने डोनेशन की थी, मुझे 21 में टैक्स क्रेडिट दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर 21 में लेना है टैक्स क्रेडिट तो डोनेशन भी 2021 में ही होनी चाहिए। The taxpayer possesses evidence in respect of the donation made by him. मतलब अगर टैक्स पेयर ने किसी अप्रूव या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को कोई डोनेशन दी है तो उसका उसके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस से बना के रसीद होनी चाहिए। ये नो मैं टैक्स वालों को मैंने यार जमा कराया था 5 लाख रुपया, बस मेरे पास रसीद नहीं है, मैं टैक्स क्रेडिट, ऐसा नहीं। अगर मैंने कोई अमाउंट सबमिट की है तो उस अमाउंट के रेलेवेंट मुझे क्या होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस किस चीज का, कि मैंने ये पैसे जमा करवाए हैं। द डोनेशन में बी मेड इन काइंड और कैश। कैश से मुराद काइंड से मुराद क्या है, काइंड से मुराद ये है कि मैंने कोई चीज ही डोनेट कर दी, मतलब किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कार चाहिए था, मैंने कार दे दी, दैट इज इन काइंड। किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को चीज चाहिए था, मैंने चीज को तो खरीद के उन्हें दे दी। और दूसरा क्या है, इन कैश, या मैं उनको पैसे दे दूं। द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट शुड बी थ्रू अ क्रॉस चेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो पेमेंट है क्रॉस चेक से होना जरूरी है टैक्स क्रेडिट के लिए। लेकिन अगर हमने क्रॉस चेक की बजाय डायरेक्ट पैसे दे दिए उनके हाथ में, बेटा इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। हम आगे वहीं से शुरू करते हैं अपनी, कि हमने कहा कि ये जो हमने डोनेशन देनी है थ्रू क्रॉस चेक होना जरूरी। हम कैश के अंदर जो जहां पर इन कैश वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इन कैश से मुराद क्या, पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो पैसे हमने हार्ड फॉर्म में उन्हें नहीं देने, हमने थ्रू क्या करनी है, चेक या बैंक या ऑनलाइन ट्रांसफर करनी है।
A donation has been given in the following institution, a recognized board of education or university in Pakistan established under the federal. ये उसने बताया हुआ किस किस को हम डोनेशन दे सकते हैं स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस के अंदर। यहाँ पर उसने आपको टेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ थ्योरेटिकल आपने इसको याद करना, वो बताएगा आपको आपने चैरिटेबल को कह रहे हैं या स्पेसिफाइड। आपने हॉस्पिटल्स के नाम को याद नहीं करना कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से हॉस्पिटल्स फॉल कर रहे हैं। The tax credit for donation is restricted up to the lesser of the following. Total amount of donation जो actual payment, और number 2 क्या है 30% of taxable income for the year whichever is lower. Formula to calculate ये आ रहा है tax on taxable income, tax on taxable income divided by taxable multiplied by amount admissible for tax credit। ये कैसे निकलेगी ये हमने डिस्कस कर दिया। लोअर ऑफ क्या है एक्चुअल और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। यहां तक आपने वो चीजों को घर से रीड करना है। एक इसका जो आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ डोनेशन इन काइंड। इन काइंड किससे मुराद क्या है, अगर हमने डोनेशन दी है, डोनेशन पैसों में नहीं दी, डोनेशन हमने किस में दे दी, किसी चीज में दे दी, कोई चीज प्रोवाइड कर दी, तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी उसके लिए बताया। अगर इंपोर्ट आइटम है, हमने ऐसी चीज डोनेशन में दी है जो इंपोर्ट की गई है, तो उसकी परचेज प्राइस प्लस उसके ऊपर जितनी भी कस्टम ड्यूटीज, इंस्टॉलेशन ड्यूटी, वो सब ड्यूटी को जमा करने के बाद जो अमाउंट आएगी, दैट इज द वैल्यू इन काइंड ऑफ दैट particular donation. Value for the purpose of custom duty along with all the duties and charges paid by the donor. अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा ना for the value custom duty के लिए, ये कहने का मतलब ये है मैंने अमेरिका से कोई चीज मशीनरी इंपोर्ट की, वो मुझे वहां से मिली 5 लाख की, लेकिन जब मैं यहाँ आया कस्टम ड्यूटी वालों ने उसकी वैल्यू असेस की 6.5 लाख रुपया, और उस 6.5 लाख के ऊपर उसने ऑल अदर चार्ज कस्टम ड्यूटी सेल टैक्स चार्ज किया मुझे 1.5-2 लाख रुपया, में भी 2 लाख। तो अब वो यहाँ कह रहा है आपकी परचेज प्राइस तो यहाँ 5 लाख थी जो आपने अमेरिका से परचेज की, लेकिन कस्टम ड्यूटी ने उस मशीनरी की प्राइस क्या सेस की 6.5 लाख, और उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया 2 लाख। तो हमारे लिए जो उसकी वैल्यू इन काइंड होगी 8.5 लाख होगी, 7 लाख नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू यहाँ जो वर्ड लिखा था पर्पस ऑफ द कस्टम ड्यूटी ने जो वैल्यू असेस की वो वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो उसने टैक्सेस पेश की है, हमारे लिए वो वैल्यू नहीं रहेगी जो हमने पे की है। आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में बनी है उसकी परचेज प्राइस जिस पर हमने लिया अलोंग विद ड्यूटीज एंड चार्जेस पेड बाय द डोनर, अगर उसके ऊपर कोई ड्यूटी या चार्जेस या अमाउंट पे की है तो वो लेंगे। अब इंपोर्ट ड्यूटी के लिए वैल्यू असेस बाय द कस्टम प्लस टैक्सेस पेड सारे। पाकिस्तान के लिए प्राइस पेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड कस्टम्स पे या कोई भी चार्जेस पे। उसके बाद यूज डेप्रिशिएबल आइटम, मैं यूज कर रहा था, मेरे पास ये फर्नीचर पड़ा हुआ था, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन जो थी एट द रेट ऑफ 15% थी, मैं उसको 5 सालों से यूज कर रहा था, तो मैंने वो फर्नीचर उठाया उसको डोनेट कर दिया। जब मैंने फर्नीचर को डोनेट किया तो बेटा क्या वो जो डोनेशन वैल्यू है, वो जो अमाउंट है हमारी उसकी क्या होगी रिटर्न ऑन वैल्यू, वो हमारे लिए क्या होगी वैल्यू इन काइंड। इसके बाद मोटर व्हीकल्स के लिए उसने स्पेशल ट्रीटमेंट दिए गए। न्यू व्हीकल इंपोर्टेड बाय द डोनर शैल बी वैल्यू एट अ कॉस्ट प्लस ऑल ड्यूटीज। न्यू ये चीजें जो सी बेटा आपने इसको एक दफा घर से कल पढ़ना है, तो इंशाल्लाह हम यहीं से आगे चलेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ ले, नहीं तो हम अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे और कल इंशाल्लाह हम आगे इसके टॉपिक पढ़ेंगे। Any question up to here? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके बेटा, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हो हम इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को पहले कल सॉल्व करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।